नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको पश्चिम बंगाल की उस जाधवपुर यूनिवर्सिटी में लेकर चलेंगे जहां रामनवमी पर ईद और इफ्तार वाले सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्र ये पूछ रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय में ईद मनाई जा सकती है तो रामनवमी क्यों नहीं। अब ऐसे प्रश्न यूनिवर्सिटी का तापमान बढ़ा रहे हैं। रामनवमी पर एक और हिंदू मुस्लिम वाला क्लेश है, जो रामेश्वरम से न्यू इंडिया वाला संदेश भी है। कल प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि ये पुल कैसे हिंदुस्तान के इंजीनियर्स की अटूट सत्ता का प्रमाण है। फिर महाराष्ट्र में थप्पड़ और प्यार वाली पॉलिटिक्स पर एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी खोलेंगे। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें एमएनएस कार्यकर्ता लोगों पर मराठी भाषा बोलने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब राज ठाकरे के मराठी प्लान को कैसे उद्धव सेना ने हाईजैक करने की तैयारी की है, ये समझेंगे। संभल में हुई हिंसा को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी आई है। पता चला है कि हिंसा से एक दिन पहले जामा मस्जिद के सदर और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसमें बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने और सर्वे रोकने की प्लानिंग करने को कहा था। एक बड़ी खबर श्रीलंका से भी है, जहां पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि श्रीलंका सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, भारत का दोस्त भी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की और कहा कि नक्सलवाद अगले साल तक खत्म हो जाएगा। और एक शुभ समाचार दिल्ली वालों के लिए। पहली बार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो रही है। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। योजना के तहत दिल्ली में आयुष्मान योजना के कार्ड धारकों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी की, जो हर्ष का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म पर मनाए जाने वाला एक पर्व है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में रामनवमी के मायने अलग हैं। यहाँ खुशियों से ज्यादा सियासी ख्वाहिश को देखा जाता है। देश में त्योहार अब पॉलिटिकल प्रोडक्ट बन गए हैं। चाहे कोई भी त्योहार हो, होली, रमजान, ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा और अब रामनवमी, इस पर जबरदस्त राजनीति होती है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका अंदाजा पश्चिम बंगाल के हालात से बखूबी लगाया जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा में बिना हथियार वाली रैली की अनुमति दी थी, लेकिन वहां क्या हो रहा है, इसका वीडियो सबूत देखिए। हावड़ा में आज बड़ी संख्या में लोग त्रिशूल, तलवार लेकर सड़कों पर उतरे। क्या ये अदालत के आदेश का सरेआम उल्लंघन नहीं है? क्या बंगाल में ऐसे शांति कायम होगी? क्या बंगाल में ऐसे रामनवमी मनाई जाएगी? कल रामनवमी है और बंगाल में एक आदेश पर कलेश छिड़ चुका है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी से कैंपस में रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी गई थी। एबीवीपी के छात्रों ने अनुमति मांगी थी। 28 मार्च को वाइस चांसलर ऑफिस को एप्लीकेशन दी गई थी। ये पूछा गया था कि क्या विश्वविद्यालय परिसर में हम रामनवमी मना सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह दलील दी कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। यह भी कहा गया कि पहले जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर में कभी रामनवमी नहीं मनाई गई। टीवी9 भारतवर्ष के पास जाधवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन का वो लेटर भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में रामनवमी नहीं मनाने देने का फैसला कई चीजों को ध्यान में रखकर लिया है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यह भी उदाहरण दिया गया है कि पिछले वर्ष अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहां एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हो गई थी, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। कहानी सिर्फ जाधवपुर यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये तो रामनवमी पर छिड़ी जंग का सिर्फ एक एक्सटेंशन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर टेंशन ही टेंशन है। इसे आप कुछ अपडेट के साथ समझिए। पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हाई अलर्ट है। रामनवमी पर 2000 से ज्यादा जुलूस निकालने का दावा किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जुलूस में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि 500 से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में 29 आईपीएस ऑफिसर की तैनाती की गई है। कोलकाता में 5000 अतिरिक्त पुलिस वाले पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी है। बंगाल के 7 जिलों में अतिरिक्त पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है।
पुलिस प्रशासन रामनवमी जुलूस की वीडियोग्राफी करेगा। जुलूस के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अप्रिय घटना को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। हावड़ा में शोभा यात्रा के लिए हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है, जिसके अनुसार शोभा यात्रा में ना हथियार होगा, ना बाइक रैली होगी और ना डीजे होगा। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर इतना तनाव क्यों है? पुलिस फोर्स की इतनी तैनाती क्यों है? इतना कलेश क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सियासी बयानबाजी, जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रामनवमी वाली खुशियों में तनाव वाला खलल है। इसे आप कुछ जुबानी शोलों से भी समझिए। एबीवीपी के छात्रों ने कहा है कि कल सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि कैंपस में उत्सव की अनुमति नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि जब इफ्तार पार्टी की इजाजत यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है तो रामनवमी मनाने की अनुमति क्यों नहीं है? प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 12,000 से ज्यादा राम यात्रा निकाली जाएंगी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रामनवमी से सियासी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। नोट करने वाली बात यह है कि अगले वर्ष बंगाल में चुनाव है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कभी किसी भी रैली में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, जबकि बंगाल के मुस्लिम संगठन और इमाम का कहना है कि रामनवमी मनाइए, लेकिन मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाइए। हिंदू पक्ष का सरकार और अदालत दोनों से सवाल यह है कि रामनवमी पर आईडी कार्ड की जरूरत क्यों है? ऐसा है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हो। दूसरे पक्ष का आरोप है कि रामनवमी के बहाने माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आप सिर्फ 120 सेकंड में यह देखिए कि बंगाल में रामनवमी से पहले कैसा तनाव है, कैसे जुबानी शोलों से शहर शहर तनाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तब होता है जब रामनवमी होता है, सरस्वती पूजा है तब होता है, लेकिन जब इफ्तार ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे कुछ सेमिनार होता है उसमें नहीं होता है। इस इफ्तार में आपको पता है जो मौलविया कुछ पता नहीं कौन कौन आता है यहाँ पे। अगर रोहिंग्या मुस्लिम आने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर से कोई आने से कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस के अंदर कैंपस का स्टूडेंट लोग अगर रामनवमी में पूजा करेंगे तब जाके लॉ एंड ऑर्डर का कैसे मतलब बे हो जाता है, खराब हो जाता है। कैंपस में हर एक रिलीजियस एक्टिविटीज होता है, जैसे कि ओएटी जो ओपन एयर थिएटर है जो सिर्फ फीस्ट के लिए दिया जाता है, वहाँ पे इफ्तार भी होता है। यूनिवर्सिटी को इंटीमेशन दे चुके हैं, पुलिस को हमने मेल कर चुके हैं कि हम कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी करवाएंगे। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করবার জায়গা, সেটা রামনবমী করবার জায়গা নয়। তবুও যদি ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মনে করে তারা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবে, সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ক্যাম্পাসের বিষয়। কিন্তু এবিভিপি বাইরের থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি, ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি করে যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রামনবমীর একটা পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করবার পরিস্থিতি করছে। তা মুটের উপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা এসএফআই এটা মেনে নেবে না। आप रामनवमी रैली कीजिए, रामनवमी के रामचरितमानस सुनाइए सबको, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर के डीजे बजाने का क्यों है? मस्जिद के सामने जाकर के डिस्टर्ब क्यों करना है दूसरा धर्म को? भाई ये कोई धर्म का होता है थोड़ी। हर जगह आप कहीं भी बंगाल में आपका रिकॉर्ड में रहेगा जरूर। कहीं भी जाइए कुछ डिस्टर्ब होता है उसके पीछे 100% बीजेपी लीडर्स होता है। उसका कारण से ही आज तक डिस्टर्ब हुआ है। जब तक बीजेपी लीडर सामने झमेला करने नहीं आया कुछ तो नहीं हुआ। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो यहाँ पे ये झंडे जो है, भगवा झंडे जो है वो रेडी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद पे जो भगवा झंडे हैं वो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मैं ठोक के कह रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा में ऐसे बंदूक और अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं होते हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में मनाती है श्री राम जन्म उत्सव। पूरे भारत में करोड़ों करोड़ों लोग निकलते हैं और बहुत भव्य तरीके से निकलती है। कुछ नहीं तो पश्चिम बंगाल में हमारे 12,000 से ऊपर यात्राएं निकलती हैं। जो राम का देश है और राम भक्तों को यदि अपना धर्म पालन करने के लिए अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ी तो आप सोच सकते हैं कि हम भविष्य के होने वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं या हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर तनाव वाले हाई रिएक्टिव भूकंप का एपिसेंटर हावड़ा है।
जहां शोभा यात्रा को लेकर मुहर्रम और हथियार वाला उदाहरण दिया गया था। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त शोभा यात्रा की अनुमति दी है। अब वहां पुलिस की एक्स्ट्रा मुस्तैदी है। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर हावड़ा के जीटी रोड पर अस्थायी दुकानों को हटाया जा रहा है। कल रामनवमी पर यहां शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यहां पर ड्रोन कैमरे से ऊंची इमारतों से नजर रखी जाएगी। अब तक आपने बंगाल की रामनवमी की तनाव वाली कहानी देखी। अब देखिए देश के दूसरे शहरों में रामनवमी की कितनी भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में रामनवमी की क्या तैयारी है, कैसे जम्मू के मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है। सत्ता की रामनवमी वाली विशेष रील आप भी देखिए। दिव्य भव्य गेट देखिए, जिसके जरिए तमाम राम भक्त लाखों की तादाद में जो पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत इसी गेट के जरिए होगा। और इस गेट को सजाने संवारने का कार्यक्रम चल रहा है। कल 7:15 बजे से दशरथ महल से शोभा यात्रा निकलेगी, रामकथा पार्क में प्रदर्शनी होगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरयू से ड्रोन से जल उठाया जाएगा और ये तमाम श्रद्धालु जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर वर्षा की जाएगी। मेरे झोपड़ी के भाग सारे जग जाएंगे, राम आएंगे। जोर से बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे माता रानी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे सजावट की अगर बात की जाए, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी अलग अलग किस्म के जो फूल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीरों में देखिए कि लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त दर्शनी द्वार पे लगी हुई है। ऊपर जाके देखो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है दर्शकों के लिए, काफी वेटिंग हॉल वगैरह में भी व्यवस्था की गई है। 90 से पहले यहाँ पे हवन करते थे। यहाँ पे हर जगह मंदिरों में होता था। फिर उसके बाद से 2011 से फिर थोड़ा सा बिल पास हुआ था वो शिवखड़ी और यहाँ का फिर थोड़ा पेंडिंग रहा था। कुछ लोग यहाँ पे केयर करने लगे फिर, और दोबारा से यहाँ पे हवन होने लगा कुछ साल के बाद। सबसे शायद दुआ है, मैं मांगूंगा सबसे पहली दुआ कि वो परमानेंट पीस। जब तक परमानेंट पीस नहीं होगा, जब तक फीलिंग ऑफ दैट परमानेंट पीस नहीं होगा, तब तक सभी चीज़ें अधूरी है। तब उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे 90 से पहले मनाते थे वैसे आज भी मनाते थे। अब फर्क इतना है कि उस दिनों तो लोग बहुत आते थे, यात्री आते थे, अब यात्री कम है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था, रामनवमी पर एक और हिंदू मुस्लिम वाला कलेश है, जो रामेश्वरम से न्यू इंडिया वाला संदेश भी है, जिसे कल दुनिया सुनेगी। ये संदेश हिंदुस्तान के होनहार इंजीनियर्स की अटूट सत्ता का है, जो नए पंबन ब्रिज के तौर पर समंदर के बीचों बीच खड़ा है। और कल प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर इसी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। कल रामेश्वरम में एक ऐसे अद्भुत ब्रिज की शुरुआत होने वाली है जिस पर बने ट्रैक से ट्रेन जाएगी। उसके बाद इस पुल का एक हिस्सा ऊपर उठेगा और फिर उसके नीचे से बड़े बड़े शिप गुजरेंगे। और कल इसी ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन सिग्नल दिखाने वाले हैं। इसी के साथ कई वर्षों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। अब जब लोगों को समंदर पर बना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज मिल जाएगा, और आज हम आपको उसी पंबन ब्रिज से कुछ ऐसी रिपोर्टर रील दिखाने वाले हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इस पुल को नए भारत की तरक्की का पुल कहा जा रहा है और ये समंदर पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल से कितना अलग है। लेकिन जिस दिन ये अद्भुत ब्रिज देश को सौंपा जाएगा, वो मौका भी बहुत खास होगा और जगह भी बहुत खास, क्योंकि पर्व होगा रामनवमी का और जगह होगी रामेश्वरम। समंदर पर बना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज रामेश्वरम से मंडपम के बीच बनाया गया है। कल इसी ब्रिज को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद पुल से ट्रेन और शिप दोनों निकाले जाएंगे। पीएम इस भव्य नज़ारे को देखेंगे और इसके बाद पुराना पंबन ब्रिज हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाएगा। उसकी जगह शान से नया पंबन ब्रिज काम करेगा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हर किसी को इंतजार था। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको पंबन ब्रिज की वो पहली झलक दिखा रहा है, वो भी ट्रेन में बैठ के। जो ट्रैक पे ट्रेन चलेगी और जिस तरीके से पंबन ब्रिज पर ट्रेन पहुंचेगी, उस सब की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे दूसरी दोनों तरफ अथाह समंदर है और उस समंदर के ठीक सामने आपको दूर पे जो नजर आ रही है वो कुछ और नहीं बल्कि पंबन ब्रिज है। ये देखिए, ये पंबन ब्रिज की तस्वीर है
और धीरे धीरे जो नया ट्रैक वो अब धीरे धीरे आगे चलता हुआ, और अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये नया ट्रैक बनाया गया है। अगर इस ट्रैक की बात करें, ट्रैक की खासियत की बात करें, तो लगभग इस पे तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज की जो वाहन क्षमता के लिए 2 लोको और 11 लोडेड वैगनों के साथ इसको परीक्षण किया गया था, और ब्रिज तकरीबन 2.2 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए आपके सामने 2 तरफ के पुल है। एक पुल जो है वो पुरानी पुल है और दूसरी पुल जो है वो नई पुल है। पुरानी पुल जर्जर हो चुकी थी और इसकी वजह से नए पुल को जो है ओपन किया गया है। ये आ गया पंबन ब्रिज का वो ट्रैक जिसको कि अपलिफ्ट किया जा सकता है, और यहाँ से जो जहाज है, पानी के जहाज है, उसका मूवमेंट हो पाएगा। यही जो अपलिफ्टमेंट होगा, और इस अपलिफ्टमेंट की वजह से शिप का मूवमेंट हो पाएगा। महज 5 मिनट में शिप एक तरफ से दूसरी तरफ हो पाएगा। और ये जो तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, ये तस्वीर बिल्कुल ही अनूठी एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पे आप देख रहे हैं। जो हाइड्रोलिक इंजन लाया गया है वो विदेश से लाया गया है। उसके अलावा जितने भी सारी कुछ तकनीक है, वो सारी की सारी तकनीक हिंदुस्तानी है, और मेक इन इंडिया के तहत इसको पूरा बनाया गया है। लेकिन अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस पंबन ब्रिज को क्यों सबसे खास बताया जा रहा है, और आखिर ये कैसे मुमकिन होगा जब एक ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी और थोड़ी देर बाद ब्रिज के एक हिस्से को हटाकर उसके नीचे से बड़े बड़े शिप निकाले जाएंगे। वैसे रामेश्वरम से मंडपम के बीच समंदर पर बना ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन इस ब्रिज में 63 मीटर हिस्से का इस्तेमाल बड़े मालवाहक जहाजों को निकालने के लिए किया जाएगा। जब ब्रिज के पास कोई बड़ा मालवाहक जहाज पहुंचेगा तो इसकी जानकारी के लिए सायरन बजाए जाएंगे, और जब जहाज के गुजरने का वक्त होगा तो इस पुल के 63 मीटर हिस्से को ऊपर उठा दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर यानी करीब 60 फीट ऊपर उठ जाएगा। हालांकि यहाँ एक समस्या है, हवाओं की गति को लेकर भी एक समस्या है, क्योंकि रेलवे पुल को उठाने का काम हवा की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। बताया जा रहा है कि जब हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा होगी तो पुल को उठाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आमतौर पर रामेश्वरम में ऐसा अक्सर अक्टूबर और फरवरी के महीने में होता है, क्योंकि इन महीनों में वहां तेज हवाएं चलती हैं। खास बात यह है कि पुराने पंबन ब्रिज से नया पंबन ब्रिज 3 मीटर ऊंचा है, लेकिन अगर दोनों पुल की तुलना की जाए तो आपको न्यू इंडिया का ये पुल अंग्रेजों के जमाने के पुल से कहीं ऊंचा नजर आएगा। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज पे मौजूद हूँ। हमारे ठीक दूसरी तरफ आपको पंबन ब्रिज नजर आ रहा होगा। हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग का अभूतपूर्व नमूना जो आपको देख रहा होगा तस्वीरों में। बारिश हो रही है और रामेश्वरम वो जगह है जहां पे एक जमाने में भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। शिप का जो मूवमेंट है, अब तो देखिए एक शिप आ रही होगी उधर से जो तस्वीरों में नजर आ रही है। तो जब शिप आती है तो ये जो पूरा पुल है वो उठ जाता है, मतलब एक तरह से ओपन हो जाता है। तो पुराना जो सिस्टम था करुणा, उसमें उस पुल को ओपन करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगता था। जो नया सिस्टम लाया गया है उसमें हाइड्रोलिक इंजन लगाया गया है, जिससे महज 5 मिनट में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अप हो जाएगा और शिप का मूवमेंट हो सकता है। पंबन ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरे ट्रैक का अपलिफ्टमेंट हो सके। ये जो हमारे सामने में आप ट्रैक देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ट्रैक अपलिफ्ट हो जाता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जहाज जो है आ सके। पंबन ब्रिज की मैं आपको टॉप एंगल तस्वीर दिखा रहा हूं, और सबसे ऊंचा ये जगह, और इसके ठीक सामने में जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, एक तरफ वो सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग की शुरुआत 1988 के आसपास हुई थी, और उसके नीचे पुराना पंबन ब्रिज है। ये जो पुराना पंबन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इसकी अगर हम बात करें तो 1914 में यह बनकर तैयार हुआ था, और तब से लेकर अब तक 2019 के पहले तक ये यहाँ पे शिपों का यहाँ से आवागमन हुआ करता था। आखिरकार ये पूरा लिफ्ट उठता कैसे है और किस तरीके से ट्रैक का मूवमेंट होता है, यह दिखाने के लिए मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके आया हूँ। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये विदेश से लाई गई है। हालांकि सारी तकनीक मेड इन इंडिया की बात हो रही है। IITians का पूरा इसमें इंजीनियरिंग का मावल लगा है,
बट जिस लिफ्ट की बात हो रही है ये लिफ्ट विदेश से आई है और इस लिफ्ट को महज 5 मिनट में उठाया जा सकता है और 3 मिनट में फिर से बिठाया जा सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये सिस्टम इस पूरे लिफ्ट की एक तरह से कह सकते हैं कि जान है और यहीं से सारा कुछ एक तरह से मैनेज होता है। अब रामेश्वरम के इस अद्भुत पंबन ब्रिज पर सत्ता की एक कुंजी खोलते हैं जो 6 वर्षों के बाद खुलने के लिए तैयार है। और ये शुभ काम रामनवमी के शुभ अवसर पर यानी कल किया जाएगा। क्योंकि ये भारत का पहला वर्टिकल रेल लिफ्ट ब्रिज है, इसलिए ये अपने आप में बहुत खास है। पुराने ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद 2019 में पीएम मोदी और रेल मंत्री ने ये ब्रिज बनाने की स्वीकृति दी थी और नवंबर 2024 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया। वर्टिकल रेल लिफ्ट ब्रिज को बनाने में कुल खर्च 531 करोड़ रुपए का आया है और नए पंबन ब्रिज का कुल वजन 660 मीट्रिक टन है। हालांकि नए ब्रिज की लंबाई पुराने ब्रिज की तरह 2.06 किलोमीटर की ही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस नए ब्रिज पर अब ट्रेन की रफ्तार 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो पहले मुमकिन नहीं था। इस ब्रिज से समुद्र तल की गहराई करीब 22 मीटर है और नए पंबन ब्रिज को लेकर यह दावा है कि पुल अगले 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि नया पंबन ब्रिज पुराने पंबन ब्रिज से कितना अलग है और कितना अद्भुत है। पुराने पंबन ब्रिज से जब ट्रेन निकलती थी तो उसकी रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, लेकिन इस नए पंबन ब्रिज से ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल सकेगी। पुराना ब्रिज किसी शिप के आने पर 45 डिग्री के एंगल पर खुलता था, जबकि नए ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा किसी शिप के आने पर 60 फीट ऊपर उठ जाएगा। विशेष बात यह है कि पुराने ब्रिज को लिफ्ट करने में 45 मिनट लगते थे, लेकिन ये नया ब्रिज सिर्फ 5 मिनट में लिफ्ट हो जाएगा। पुराने वाले पंबन ब्रिज को मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन नया पंबन पुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर काम करेगा। ओल्ड पंबन ब्रिज पर सिर्फ डीजल इंजन की ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन नए ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन भी स्पीड से गुजरेगी। और ये अद्भुत काम भारतीय इंजीनियर्स ने सिर्फ 6 साल में करके दिखाया है। आज हम आपको उस पुराने पंबन ब्रिज से भी मिलवाते हैं, जिसका इतिहास 111 वर्ष पुराना है। पुराने पंबन ब्रिज का भी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये भारत में समुद्र पर बना पहला पुल था। 1870 के दशक में जब ब्रिटिश सरकार को श्रीलंका तक व्यापार करने का सुझाव आया, तब पंबन ब्रिज की नींव सिर्फ विचारों में रखी गई। हालांकि इस पर काम 1911 में शुरू हुआ और लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले पुल को 1914 में शुरू कर दिया गया, जो मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता था। हालांकि उसमें जंग लगने की वजह से साल 2022 में उसे बंद करना पड़ा, लेकिन अब उससे सिर्फ 8 मीटर की दूरी पर नया पंबन ब्रिज तैयार है और कल पीएम इसे देश को समर्पित भी करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं इस पर नजरिया 9 क्या है। ये पुल भारत की इंजीनियरिंग, दक्षता, संस्कृति और आस्था तीनों को जोड़ता है। रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ है और पंबन ब्रिज उसकी ओर जाने वाली वो राह है जो समंदर को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। ये पुल राम कथा में श्री राम के समुद्र में रास्ता मांगने वाली कथा के आधुनिक प्रतिबिंब जैसा लगता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आधुनिक पंबन ब्रिज में विकास का जय घोष भी है और जय श्री राम वाली फीलिंग्स भी हैं। अब सत्ता में वीकेंड की पॉलिटिकल स्टोरी की बात भी करते हैं, जहां संसद सत्र के खत्म होने के बाद थोड़ी खामोशी है, लेकिन 2 ऐसे राज्य जहां चुनाव है और वहां सक्रियता बढ़ रही है। पहला राज्य बिहार है, जहां नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, जहां की राजधानी मुंबई में अक्टूबर में लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं। बिहार में वक्फ बिल पर शुरू हुई राजनीति नॉन स्टॉप जारी है। कल नीतीश का पोस्टर जारी हुआ था, आज लालू यादव का हुआ है, जबकि मुंबई और आसपास के इलाके में मराठी बोलने और बुलवाने पर राजनीतिक स्कोर की कोशिश हो रही है। पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात कर लेते हैं, जहां कुछ राजनीतिक दल फुल टाइम राजनीति से ब्रेक लेकर पार्ट टाइम मराठी सिखाने का कोर्स चलाने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के कार्यकर्ता बैंकों में घुसकर, शॉपिंग मॉल में जाकर लोगों से मराठी बोलने के लिए कह रहे थे। जो नहीं बोल पा रहा था उसके साथ मारपीट की जा रही थी।
ऐसा तब हुआ था जब राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा रैली में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप हर बैंक में जाकर चेक कीजिए कि मराठी में काम हो रहा है या नहीं। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता स्वतः चेकिंग इंस्पेक्टर बन गए और चेक करने के नाम पर मारपीट भी साथ में शुरू कर दी। लेकिन अब राज ठाकरे ने अपने मराठी अभियान पर रोक लगा दी है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि हमने इन मुद्दों के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा कर दी है और ये दिखा दिया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। अब मराठी लोगों को जोर देना चाहिए और अगर हमारा मराठी समाज कचरा खाता है तो ये आंदोलन क्यों करना चाहिए। राज ठाकरे की तरफ से चिट्ठी तब लिखी गई है जब सीएम फडणवीस ने कहा था कि भाषा के मामले में आग्रह हो सकता है, मारपीट नहीं चलेगी। इस सब के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी मराठी भाषा की राजनीति में एंट्री कर ली है। शिवसेना यूबीटी के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ ने मुंबई में जगह जगह बैनर लगाए हैं कि मराठी भाषा को लेकर हम नफरत नहीं मोहब्बत सिखाते हैं, आइए मराठी सीखिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि जिन्हें मराठी सीखनी है वो इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। यानी मराठी भाषा वाली राजनीति में थप्पड़ और प्यार दोनों बराबर स्कोर कर रहे हैं। इस मामले पर कैसे राजनीति शुरू हुई और कहां तक पहुंची है, इसे एक रील के जरिए आप भी समझ लीजिए। मराठी माणसाची माफी माग पकड़ कान पकड़ एकच बसला पाहिजे खूप पाहिजे लवकर कान पकड कस्टमर लोकांचा त्रास होतो क्या इधर कौन पड़ेगा राज ठाकरे की इस पार्टी के आंदोलन में उद्धव ठाकरे की पार्टी कूद पड़ी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का साफ ये कहना है कि जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको पीटने की बजाय उनसे प्यार की भाषा में बात किया जाए, उनको मराठी सिखाने की कोशिश की जाए। बैनर ऐसे पूरे मुंबई में लगाए गए हैं जहां पर ये लिखा है घाबरू नका चला मराठी बोलूया, यानी कि घबराओ मत चलो मराठी बोलें। और वहां पर एक कार्टून बनाया गया है जिसमें लिखा गया है मराठी कैसे सीखूं कौन सिखाएगा। और उसका जवाब देते हुए जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके उत्तर भारतीय फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आइए मिलकर सीखेंगे मराठी भाषा। मराठी आती है आपको? नहीं आती। मराठी नहीं आती? नहीं आती। तो अगर मराठी नहीं आती है तो कितने दिन से मुंबई में रहते हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो क्या मराठी सीखने की कोशिश करेंगे? सर सीखेंगे लेकिन टाइम लगेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि टाइम देंगे आपको, लेकिन सीखेंगे ना आप? हाँ सीखेंगे ना। महाराष्ट्र में रहते हैं ना तो मराठी सीखना जरूरी है। जरूरी है मराठी सीखना। आप क्या महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। डर नहीं, आज जरूरत महसूस हो रही है। अरे मन से अगर जाकर लोगों को धमका रही है, डरा रही है और लोग हमसे आके मिल रहे हैं कि सर हमें कुछ बताइए, तो हम उनको सिखाने नहीं सिखाएं तो क्या करें आप बताइए। कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप संविधान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपको संवैधानिक प्रक्रिया में ही लोगों की सेवा करनी होगी। आप या तो उनको मराठी सिखाइए या तो फिर हम पर छोड़िए, हम सिखाएंगे, लेकिन आप मारपीट नहीं सकते, किसी को हिंसा नहीं कर सकते। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो देवेंद्र जी का बहुत बड़ा फेलियर है। वैसे कई न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल हो सकता है कि राज ठाकरे अचानक सक्रिय कैसे हो गए हैं। दरअसल मुंबई में इसी वर्ष अक्टूबर में बीएमसी के चुनाव है। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में कमजोर साबित हुए हैं। उनका बड़ा वोट बीजेपी और शिवसेना शिंदे में शिफ्ट हुआ है। ऐसे में राज ठाकरे लोकल बॉडी चुनाव में मराठी वोटों को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। खुद उनका बेटा चुनाव हार गया था। सवाल यह है कि क्या मारपीट वाली राजनीति को जनता ने डिलीट कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद बिहार चलते हैं और वक्फ बिल के मुद्दे को हर दिन एक निर्धारित तापमान पर गर्म किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव का यह मुद्दा गर्म बना रहे और राजनीतिक पकवान इस पर बन पाए। वक्फ बिल का समर्थन करने पर आरजेडी ने नीतीश कुमार का एक पोस्टर लगाया था। इसमें लिखा गया था कि गिरगिट रंग बदलता था, ये उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले।
इसके जवाब में आज जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया गया। लालू यादव की तस्वीर के साथ ये लिखा गया कि असली गिरगिट कौन। 2010 में कड़े वक्फ कानून की मांग, 2025 में वक्फ कानून का विरोध। इसके जवाब में फिर नीतीश के खिलाफ एक और पोस्टर लग गया जिसमें लिखा गया कि ओ चाचा अब और कितना गिरोगे, वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। कल इससे पहले एक पोस्टर में नीतीश कुमार संघ की यूनिफॉर्म में दिखाए गए थे। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव तक ऐसे पोस्टर लगते रहेंगे और राजनीति की धीमी आंच जलती रहेगी जिसमें वोट देने वाले मुद्दे भुनते रहेंगे। वैसे तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। हालांकि जेडीयू से लगातार इस्तीफों की खबरों के बीच जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता नीतीश कुमार पर अपनी आस्था जता रहे हैं। इन राजनीतिक खबरों के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वक्फ की जमीन पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल और कुछ पार्टियां ये उड़ा रही थी कि वहाँ ऐसा है वैसा है, मुसलमान नाराज है, ये बताने के लिए कि जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके सभी नेता नीतीश कुमार के साथ और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। हम नीतीश है, हम नीतीश है। तो ये नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की डिक्शनरी है, वो एक इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे और स्वर्ण अक्षरों में नीतीश कुमार लिखे जाएंगे। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। वक्फ है तो उसका मतलब है धर्मार्थ का कार्य होना चाहिए। अगर धर्मार्थ का काम नहीं हो रहा और सिर्फ मुकदमेबाजियां हो रही हैं तो इसका मतलब वहां सुधार की जरूरत है। हालांकि पत्रकारों ने नीतीश कुमार से जब वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए। वक्फ बिल के पास होने के बाद मीडिया से उनकी उचित दूरी बनी हुई है। वैसे राजनीति के इन फुल टाइम मुद्दों के बीच देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अगले कुछ वक्त में नक्सल मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष मार्च तक भारत से नक्सलवाद का सफाया होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब नक्सली हथियारों के दम पर आदिवासियों के विकास को नहीं रोक सकते। सुनिए दंतेवाड़ा में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और सत्ता में अब बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी एम्बुलेंस की, जिसकी पहली वीडियो झलक दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ से देखने को मिली है। नोट करने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई में टाटा नैनो से भी कम है। नॉर्मल एम्बुलेंस के मुकाबले इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। संकरी गलियों में, ट्रैफिक जैम में ये एम्बुलेंस कैसे मरीजों की जान बचाने का काम करेगी, सिर्फ 120 सेकंड में आप भी देखिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे एम्बुलेंस, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और दुनिया की पहली सोलर इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को। ये बताया जा रहा है कि लंबाई में ये टाटा नैनो से भी छोटी है और छोटा एम्बुलेंस बनाने का फ़ायदा ये है कि किसी भी ऐसी जगह पे एम्बुलेंस को लेकर जाया जा सकता है जहाँ पर जगह कम हो, जहाँ गलियाँ संकरी हो और जहाँ मरीज को अस्पताल पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी हो। हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको एक पूरा व्हीकल बनाया सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम देखी
कि भाई हमें छोटे स्पेस में एक एम्बुलेंस डिज़ाइन करनी है, वो कैसे होगी। इसीलिए पूरा एक एक पार्ट 6 महीने तक हमने रिसर्च की, इसको पूरा एक एक चीज़ ऐसी डिज़ाइन की कि इस कॉम्पैक्ट स्पेस में हमारा आ जाए। और इसकी लंबाई सिर्फ 2.95 मीटर है। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।